Hello बच्चों, I am Dr. Shashank Gupta. I am PhD in Human Genetics from Banaras Hindu University and a botany mentor for students who prepare for NEET exams. बच्चों नीट 2024 का हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इस एग्ज़ाम में अब करीब करीब 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो इस टाइम में बच्चों हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर आज हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। और मैं ये डिस्कशन बेसिकली बॉटनी के कंटेक्स्ट में करूँगा। बच्चों हम जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, बाय दिस टाइम इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा और हम मेजर टेस्ट दे रहे होंगे, मेजर टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे होंगे, या अगर हमने कोई सेपरेटली भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे टेस्ट जो हम दे रहे हैं, ये सीरियसली देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन टेस्ट को बिना प्रिपेयर किए देने चले जाते हैं बिल्कुल कैजुअली, तो इन मेजर टेस्ट का हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बच्चों। इसीलिए जो भी टेस्ट, चाहे वो टॉपिक वाइज पार्ट टेस्ट कुछ लिए जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, या फिर कुछ टेस्ट सीरीज़ होती है, या फिर फुल सिलेबस टेस्ट, इनको कलेक्टिवली हम मेजर टेस्ट कह सकते हैं। तो इनको हमें सीरियसली प्रिपेयर करके देना है। यानी अगले टेस्ट में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को हम प्रॉपरली रिवाइज करके जाएं। जो हमने साल भर थ्योरी पढ़ी है, उन चैप्टर्स की क्लास नोट्स हमारे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है, उसको अच्छे से पढ़ करके जाएं। जो क्वेश्चंस हमने साल में क्लासेस में प्रैक्टिस किए हैं, उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। तो इस तरह से जो आने वाले टेस्ट में चैप्टर्स हैं, उनको थॉरोली रिवाइज करके प्रिपेयर करके जाएं। और अगर हम इन पार्ट टेस्ट को सीरियसली देंगे, तभी हमारा जो फुल सिलेबस है वो अच्छे से तैयार हो पाएगा। वरना बच्चों अचानक से एक दिन कोई मिरेकल नहीं होता कि मेरा फुल सिलेबस तैयार हो गया। जब मैं छोटे छोटे टॉपिक वाइज टेस्ट को सीरियसली लेता हूँ, उनको सीरियसली प्रिपेयर करके देता हूँ, तभी मैं एक दिन फुल सिलेबस टेस्ट के लिए तैयार होता हूँ। और बच्चों एक बहुत ज़रूरी बात है, हम टेस्ट पेपर जब दे करके आते हैं, तो अपने पेपर को एनालाइज ज़रूर करें। हम क्या करते हैं, सिंपली हमें आंसर की मिल जाती है और हम आंसर की से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। बट बच्चों मुझे लगता है ये गलत स्ट्रैटेजी है। हर एक क्वेश्चन को हमें खुद से एनालाइज करना है घर पर आकर, तब तो उस टेस्ट का हम पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। हर एक क्वेश्चन, खास तौर पे वो क्वेश्चंस जो हमारे गलत हो गए, जो हमें टफ लगे, जो हम ठीक ढंग से नहीं कर पाए या कंफ्यूज हो गए, हमें आकर उस टॉपिक को रिवाइज करना है अपने क्लास नोट से, एनसीईआरटी से, और फिर खुद से सही आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वो गलती हमेशा के लिए याद रहेगी और एग्ज़ाम टाइम में हम उस टॉपिक से जब क्वेश्चन आएगा, तो मुझे बिल्कुल याद आ जाएगी ये बात कि एक बार मेरे टेस्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और मैंने ये गलती की थी। तो मैं वैसी गलती दोबारा एग्ज़ाम में नहीं करूँगा। इसलिए बच्चों टेस्ट पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों जो हम टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं कि जब हम नीट के एग्ज़ाम में बैठेंगे 5 मई को, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए बेस्ट है। तो बच्चों वैसे तो हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि कुछ जनरल टिप्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। सबसे पहले बच्चों मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगते हैं या जिसमें आप बहुत श्योर हो, पहली बार में ही आप उनको इजीली कंफर्टेबली कर लेते हो, पहले राउंड में आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, उनको आप एक सर्किल मार्क करके छोड़ सकते हो कि मैं इसको बाद में देखूंगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है बच्चों कि कई बार बच्चे अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो क्वेश्चंस टफ होते हैं या थोड़े टाइम टेकिंग या जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस में उलझे रह जाते हैं और इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं बच्चों। क्योंकि जिसमें हम पूरी तरह श्योर नहीं थे, जो हमें क्वेश्चंस टफ लग रहे थे, उसको भी हमने रिस्क लिया, उन क्वेश्चंस का भी। तो हमारे नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों मैं नेगेटिव पर फिर सर आऊँगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कि मुझे ये लगता है, मेरी ये सोच है और ज़्यादातर बच्चों से भी डिस्कशन किया है कि सबसे पहले हमें बायो का पेपर सॉल्व करना चाहिए। अब आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप ज़ूलॉजी पहले लेते हैं या बॉटनी। मगर मुझे लगता है और बच्चों से भी डिस्कशन किया है कि बॉटनी का पेपर हमें फर्स्ट 45 टू 50 मिनट्स में कर लेना चाहिए। अगर 45 मिनट्स में कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इन केस अगर बॉटनी का पेपर या ज़ूलॉजी का पेपर हमारा बहुत टाइम टेकिंग है, तो हो सकता है किसी एक्सेप्शनल केस में कि 1 घंटे का भी टाइम लग जाए। जैसे बच्चों, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो 2022 का जो बायो का पेपर था वो टाइम टेकिंग था, लेंदी पेपर था। बट इन जनरल जो बायो के पेपर होते हैं, मुझे लगता है कि बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी वो दोनों आपको 45 मिनट्स में कर लेना चाहिए। इसको करने से बच्चों आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम हॉल में कि मैंने तो 45 मिनट में बायो कर ली, अब मेरे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है। तो बच्चों, इससे आपको बहुत एक ताकत मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो पहले 45 मिनट में बायो को टारगेट कीजिए, फिर अगले 1 घंटे में आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री वो प्रेफ़रेंस आप डिसाइड कर सकते हो। 1 घंटा फिज़िक्स के लिए रखिए और 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए। तो आप देखोगे कि 2 घंटे 45 मिनट में आपने पेपर का एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। और मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट राउंड है, इसमें आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपको इजी लगे, जिसमें आप श्योर थे, जिसको आपने एक बार में बिना ज़्यादा समय लगाए सॉल्व कर लिया। अब बच्चों, अभी भी आप देखोगे कि 2 घंटा 45 मिनट आपने खर्च कर दिया, तो अभी भी आपके पास 30 से 35 मिनट का समय बचा हुआ हो सकता है। और बच्चों, जिस बच्चे ने एग्ज़ाम हॉल में पूरा पेपर करने के बाद, ये फर्स्ट राउंड करने के बाद अभी भी अपने पास 30 टू 35 मिनट्स बचा के रखे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी को मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी मानता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास ये लास्ट के 30-35 मिनट्स बचे हुए हैं या और ज़्यादा भी अगर आपने बचा लिया तो इट्स वेल एंड गुड। तो जो आपने क्वेश्चन सर्किल मार्क करके रखे हुए थे, जो टफ थे, कंफ्यूजिंग थे, अब आपको डिसाइड करना है कि अब आपको उन क्वेश्चंस को हाथ लगाना है या नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल बच्चों, हर सब्जेक्ट में बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने 40 या 40 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं। यानी आपको देखिए 200 क्वेश्चंस में 180 करने होते हैं, और आप देख रहे हो कि 160 क्वेश्चंस आपने बहुत श्योरिटी के साथ, या जिसमें आप बहुत श्योर थे या आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो क्वेश्चंस आपने कर लिए। 150 160 क्वेश्चंस आपने कर लिए। तो फिर जो कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं डाउट वाले, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं वो अभी भी कम हैं, उनसे सिलेक्शन अभी हमारा डाउटफुल है, तब बेटे जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए हैं उनको आपने सेकेंड राउंड में आपको देखना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब आपके पास ये सेकेंड राउंड का टाइम है, तब आप बच्चों पीसफुली जिन क्वेश्चंस को आपने सर्किल मार्क किया हुआ है, उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कि क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं इसको ठंडे दिमाग से सोच के कर पा रहा हूँ। और उसमें भी मुझे लगता है कि जो बॉटनी ज़ूलॉजी में आपने क्वेश्चन मार्क करके रखे थे कि मैं सेकंड राउंड में देखूंगा, उनको आपको पहले करना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो आपने रिस्की क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, उनको लास्ट में आप देखिए अगर टाइम बचता है तो। अब बच्चों, यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि 200 पेपर क्वेश्चंस के पेपर में अगर हमने 100 क्वेश्चंस सर्किल ही मार्क कर दिए कि ये डाउटफुल हैं, इनको मैं सेकेंड राउंड में देखूंगा, तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रैटेजी तब काम करेगी जब आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, और मान लिया कि 200 क्वेश्चंस का पेपर है तो 10 टू 15 क्वेश्चंस आपको पूरे पेपर में ऐसे डाउटफुल लग रहे हैं जिनको आपने सेकेंड राउंड के लिए रख दिया है। तो बच्चों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 राउंड की बात, क्योंकि जब आप पहले राउंड में ही सब कुछ करने की कोशिश करते हो, तो जो रिस्की क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी हम अटेम्प्ट कर देते हैं। जिन क्वेश्चंस में हम श्योर नहीं होते उन्हें भी अटेम्प्ट कर देते हैं। और बच्चों, इसमें हम कर बैठते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमने पेपर अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा पेपर किया बच्चों, लेकिन पता चला कि पूरे पेपर में 20 क्वेश्चंस हम नेगेटिव मार्क करके चले आए,
तो बच्चों एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है -5। तो हमने जो भी अच्छा पेपर किया था उसमें से -100, 100 मार्क्स हमने गंवा दिए। इसलिए बच्चों नेगेटिव कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इसकी यही स्ट्रेटजी है कि जिन क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं हो, आपको रिस्की लग रहे हैं, डाउटफुल लग रहे हैं या टाइम टेकिंग लग रहे हैं, उनको आप मार्क करके सेकेंड राउंड के लिए आप रखो। बच्चों बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको पता हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि देखिए क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आता है, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जैसे जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स। ये जेनेटिक्स और बायोटेक के जो 4 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे पूरी बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर बच्चों इकोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बायो में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसमें बॉटनी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखोगे तो जेनेटिक्स के, इकोलॉजी के या ये सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जूलॉजी वाले सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो 100 क्वेश्चंस का बायो का पेपर है उसमें ऐसा भी देखा गया है कि मोर देन 60 क्वेश्चंस आपको बॉटनी के मिल सकते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स, जो कुछ चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चों बायो के लिए आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने साल भर डिटेल थ्योरी पढ़ी है, क्लास नोट्स पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब ज़रूरत है कि आप एनसीईआरटी का एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल आप रिवीजन करिए। एनसीईआरटी की लाइंस का, एनसीईआरटी के डायग्राम्स का और एनसीईआरटी की समरी का भी बच्चों। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे भी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो चैप्टर में तो नहीं लिखे हुए हैं लेकिन पीछे एनसीईआरटी की समरी में लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि बच्चों हर सेक्शन के शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन दे रखा होता है। उस इंट्रोडक्शन में भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, तो उसको भी आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। यानी एनसीईआरटी का सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के चैप्टर्स के एंड में जो एक्सरसाइजेस दे रखी हैं बच्चों, उस एक्सरसाइज में भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर एक्सरसाइज के ही किसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कोई नया क्वेश्चन प्रिपेयर कर दे। तो एक्सरसाइज भी देखिए, समरी भी देखिए, एनसीईआरटी की लाइंस देखिए, डायग्राम्स देखिए, डायग्राम के नीचे जो कैप्शंस होते हैं, जो लेबलिंग होती है, इनको देखिए। जब बच्चों एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप सिंपली एनसीईआरटी के पन्ने पलटिए और देखिए कि जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो डायग्राम मैं पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ, उसकी लेबलिंग मुझे याद है कि नहीं याद है। इतने सारे डायग्राम्स हैं प्लांट किंगडम में, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आप सिंपली पन्ने पलटिए और देखिए कि मैं डायग्राम्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, लेबलिंग मुझे याद है कि नहीं याद है। डायग्राम्स के नीचे जो कैप्शंस हैं उनको पढ़िए। एनसीईआरटी की लाइंस को ध्यान से पढ़िए। उन लाइंस से बच्चों बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट बच्चों एक चीज़ के लिए मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, एनसीईआरटी में कई जगह कुछ ऐसी भी बातें लिखी हुई हैं जो पूरी तरह करेक्ट नहीं हैं, या जो ऐसी हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसलिए आप एनसीईआरटी की लाइंस को याद करते हो, आपको याद है वो लाइंस, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रटिए मत उसको। आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट में क्लासेस अच्छे से की हैं, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्योंकि ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं जहां एनसीईआरटी की लाइंस कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं बच्चों में, कुछ इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो उसको लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए। और बच्चों लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा
कि जब आपकी ये जो प्रिपरेशन का फाइनल फेज़ है, जहाँ पर आपने साल भर जो तैयारियाँ की हैं, पढ़ाई की है, उसको फाइनल शेप देना है, तो जब लास्ट के 15 टू 20 डेज़ रह जाते हैं, तो आपको बच्चों फुल सिलेबस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2016 और उसके बाद के पेपर्स चूज़ कर सकते हो, और आप रोज़ एक टाइम चूज़ करिए, वही टाइम दोपहर 2 बजे से शाम के 5:20 का, क्योंकि इसी टाइम आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। तो आप रोज़, आज मैंने 2016 का पेपर लिया 2 बजे से 5:20 तक, कल 2017 का, 2018 का, फिर 19 का, 20 का, 21, 22, 23 सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करिए और उसकी एनालिसिस करिए कि कहाँ क्या गलती हुई, कौन सा टॉपिक वीक रह गया, कौन सा क्वेश्चन मैं अभी भी नहीं कर पाया। एनालिसिस में अगर काफ़ी टाइम भी लग जाता है तो इट्स फाइन। 3 घंटे का पेपर आपने दिया, लेकिन एनालिसिस करने में अगर उसको 6 घंटे भी लग गए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस एनालिसिस से आप बहुत कुछ सीखोगे। इसलिए बच्चों, ये जो फाइनल स्टेज चल रहा है हमारी प्रिपरेशन का, इसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी टेस्ट पेपर्स हम दे रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको सीरियसली दें, खूब अच्छे से प्रिपेयर करके दें, खूब अच्छे से उसका एनालिसिस करें, उन टेस्ट से सीखें कि क्या गलतियां हैं, क्या कमज़ोरियां हैं। और जो मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई कि जैसे 45 मिनट में बायो करना है, फिर 1 घंटे में फ़िज़िक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, हमारा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हम हड़बड़ी में क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, बबल भरने में गलतियां कर देते हैं। इस तरह की गलतियां हमारी ना हो, हमारे लिए क्या बेटर स्ट्रेटजी हो, ये सारा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं जो अभी हम पेपर्स दे रहे हैं, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में 5 मई को हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन उसके बबल्स बिल्कुल लास्ट में भरने बैठते हैं। बच्चों, इमेजिन करिए कि पेपर टाइम टेकिंग है और पता लगा कि 3 घंटा आपको पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही लग गए, और अब आपके पास मुश्किल से 15-20 मिनट ही बचे हैं बबल्स भरने के लिए। और 15-20 मिनट में अगर 180 बबल्स आपको भरने हैं या 150 प्लस बबल्स भरने हैं, तो मेरे तो हाथ कांपने लगेंगे कि इतने कम टाइम में कैसे ठीक ठीक बबल्स भरूं। फिर उस एंजाइटी में बहुत चांसेस हैं कि मैं बबल्स ऊपर नीचे कर दूंगा, गड़बड़ कर दूंगा। तो बच्चों, मुझे तो ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं लगती कि बिल्कुल एन वक्त पर आकर आप सारे 150 या 160-70 बबल्स भरेंगे। तो इसीलिए आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाइए और बबल्स फिल करते जाइए। मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे बच्चों को भी देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व किया और बबल्स ऊपर नीचे भर दिए, और बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत ख़राब हो गई, पूरे साल के एफर्ट उनके ख़राब हो गए। तो इस तरह की जो हम गलतियां करते हैं, जो हम घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, टेस्ट पेपर को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारा तरीका, ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन करने का वक्त यही है बच्चों। यही समय है, सही समय है। तो इसलिए आप खूब अच्छे से रिवीजन करिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर टेस्ट स्ट्रेटजीज़ को लेके या पढ़ाई की स्ट्रेटजीज़ को लेकर के आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, या स्पेसिफिकली बॉटनी कैसे पढ़ें, इसको लेकर के कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक बच्चों कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द नीट एग्ज़ाम ऑन 5th May। थैंक यू वेरी मच बच्चों।